जिसकी जमीन होगी वही मालिक होगा, और अगर कोई कब्जा करना चाहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया है। आयु को आदेश दे दिए कि भाई फटाफट जांच पूरी करके क्या बना दे, एफआईआर बना दे उसके ऊपर जिसने कब्जा करने की कोशिश की है। और ये जजमेंट अभी का है, 17 मार्च 2026 का जजमेंट है जी। इसके अंदर हुआ क्या था, इस केस के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं कि एक व्यक्ति को बहला फुसला के और उसके नकली साइन लेके उसकी जमीन पे कब्जा करने की फिराक में नकली कागज बना दिए कि इसने हमको ये जमीन बेची है। और कैसा षड्यंत्र रचा, आप सोच के हैरान हो जाओगे। देखिए हुआ क्या था, एक व्यक्ति ने जो है किसी व्यक्ति को बहला लिया फुसला लिया। देखो संक्षेप में यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह के जहां पे एक व्यक्ति के पास में कृषि भूमि थी, 51.2 बीघा कृषि जमीन थी। इसके अंदर जो है 1986 में उसके दादा की मृत्यु के बाद उसके पिता को विरासत में मिली, और 1980 के इस संपत्ति पर काबिज है। उनकी माता का देहांत जो है 2013 में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पिता गंभीर अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो गए। और अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 2016 तक अपने पिता के साथ देखभाल कर रही थी, यानी कि जो लड़की थी वो 2016 तक तो अपने फादर साहब के साथ रही, फिर वो दिल्ली रहने लग गई। यानी कि उसके पिता के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी ना, उसके पिता को बहला फुसला के वो प्रॉपर्टी हड़पने की क्या थी, पूरी फिराक थी। उसके बाद में लगभग उसी समय प्रतिवादी संख्या 2 फलाना फलाना जिसका नाम यहाँ पे बताया, उनके पिता का भाई परिचय जो है एक महिला से करवाया गया। ये जो मैडम है जिन्होंने अपील लगाई है, इनके फादर का जो कि एक बुजुर्ग है, उनका संबंध एक महिला से करवाया गया। अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने अपने पिता की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 यानी कि उस महिला के साथ उनके संबंध का कड़ा विरोध किया कि भाई अब ये उम्र नहीं है। और ये सारा खेल क्यों चल रहा था, ये खेल चल रहा था प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। हालांकि प्रतिवादी आरोपी नहीं रुके और उनके पिता की कमजोर मानसिक और शारीरिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उनके परिवार से सभी संबंध तोड़ने के लिए प्रभावित किया। यानी कि उनके पिता को इतना हिप्नोटाइज कर लिया उस महिला ने कि आप अपने परिवार को ही छोड़ दो, अब जो हूं मैं हूं आपके जीवन में, और हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। इसके बाद में हुआ क्या देखो, जिससे पूरी तरह से अलग थलग और असहाय हो गए, परिवार ही अलग हो गया। और इस प्रकार कटकपूर्ण प्रलोभन का प्रयोग करके उसने पिता को प्रतिवादी संख्या 2 को अपने बैंक खाते में नामांकित व्यक्ति नियुक्त कर लिया। उसका पिता यानी कि जो लड़की है, इनके पिता ने क्या किया, उसको अपने बैंक खाते में नॉमिनी ही बना लिया। यानी कि उनके खाते में जो पैसा होगा नॉमिनी क्या कर सकता है, उनकी डेथ के बाद में निकलवा सकता है, और निकलवाया भी है तकरीबन 100 करोड़ रुपया। इतना बड़ा षड्यंत्र, आप हैरान हो जाओगे कि इतना भी हो सकता है क्या। इसके बाद में संपूर्ण पारिवारिक संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव ठाकुर को हस्ताक्षर कर दी गई, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर दी, कितनी, ये वाली। और ये सारा खेल हुआ कैसे, सिर्फ उनको विश्वास में लेकर उनके धोखे से साइन लेके। और अब इसके खिलाफ में जब अपीलकर्ता ने यानी कि उनकी लड़की ने जब एफआईआर दर्ज करवाई, किस चीज की, 420, 465, 467, 468 और 471 और 120 बी की। ये क्यों होती है, 420 से तो होता है किसी की प्रॉपर्टी बेईमानी से हड़पने के लिए, और 467 और 465, 468 ये होते हैं फोर्जरी के लिए, नकली कागज बनाना, किसी के नकली हस्ताक्षर कर देना, किसी के नाम का नकली लेटर बना देना। और 120 भी होता है षड्यंत्र, क्योंकि इस महिला के साथ में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। अब आप समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे षड्यंत्र चला है। अब इसके खिलाफ में जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो जो प्रतिवादी थे वो हाई कोर्ट में चले गए कि भाई साहब हमारे खिलाफ में जो मुकदमा वो झूठा लगाया गया, और हाई कोर्ट ने क्या किया जी, रद्द कर दी, एफआईआर को रद्द कर दिया। भाई ये मामला जो है सरासर झूठा है। लेकिन उसके बाद वो लड़की जो थी वो कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट में आ गई, और ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट का है जो अभी हम रीड कर रहे हैं। अब इसके बाद हुआ क्या था वो हम देख लेते हैं। देखो अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने अपने रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में रह रही थी, जो लड़की है उनकी जो लड़की है वो दिल्ली में रह रही थी। और जब उसके प्रतिवादी आरोपियों द्वारा प्रत्येक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने के इरादे का पता चला, जब उसको पता चला कि प्रतिवादी कौन, एक तो महिला, उस महिला का इसके पिता के साथ में जो संबंध चल रहा था, और उसके कुछ 2 लोग और, है ना, तो वो क्या है, पता चला कि इनके इरादे क्या है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। तो उसने अपने पिता को फोन किया और हस्ताक्षर यानी कि ट्रांसफर पर आपत्ति जताई कि भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत कर, ये लोग जो है सिर्फ तुमको बहला फुसला रहे हैं। उसने अपने पिता से कहा कि यदि वे संपत्ति की बिक्री पर जोर दे रहे हैं तो कम से कम पहले उसका अपना हिस्सा और उसकी चाचों का हिस्सा अलग कर दे। भाई जो पूरी प्रॉपर्टी है 51.2 बीघा जो जमीन है, अगर आप उसको ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो जो मेरा हिस्सा बनता है और खानदान के जो अलग लोगों का हिस्सा बनता है, हमारा हिस्सा बांट के आप अपने हिस्से की बेच दो, अगर बेचना ही है तो। उसके बाद ही उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपत्ति बेची जानी चाहिए। उसने आरोप लगाया कि 9 मार्च 2017 को उसके पिता के यूको बैंक खाते में प्रतिवादी संख्या 2 फलाने फलाने ने 93 लाख रुपए की राशि जो है ट्रांसफर की,
और इस राशि का अधिकांश भाग यानी कि लगभग 93 लाख रुपए में से 65 लाख रुपए अपीलकर्ता की दिवंगत मां की बचत थी। यानी कि 65 लाख रुपए जो थे ऑलरेडी खाते के अंदर, वो तो उसकी मां की मेहनत की कमाई थी, और जो बाकी का जो पैसा है वो किसने डाला है, वो उन्होंने डाला दूसरी पार्टियों ने। उनकी मृत्यु के बाद पिता के बैंक खाते में एक सावधि जमा को भुनाकर जमा की गई थी, और 2017 पिता के यूको बैंक खाते में प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में 25 लाख रुपए का एक हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार कुल 1.18 करोड़ रुपए की राशि उनके पिता के बैंक खाते में क्या था, वह ट्रांसफर हो गई, जबकि उनके और अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के बीच कोई वैध लेन देन नहीं हुआ है। यानी कि जिस आदमी ने पैसा ट्रांसफर किया है उसके पिता के अकाउंट में कोई, उनके बीच में कोई किसी तरह का लेन देन नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही थी, ताकि कल को उनकी डेथ होगी, पिता की डेथ होगी, और डेथ के बाद वो लोग ये दिखा देंगे कि ये जो पैसा लिया था ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए लिया था, और ये प्रॉपर्टी जो है हमको मरने से पहले बेच के गया है। और एक ने तो उसके बैंक खाते में क्या बना लिया, अपने आप को नॉमिनी बना लिया। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। अब आगे क्या हुआ, आप हैरान हो जाओगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। कैसे, पोल खोलिए, देखो आगे यह आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने मिलकर पारिवारिक भूमि के 49 बीघा और 17 विश्वा भाग को प्रतिवादी संख्या एक बलदेव ठाकुर के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या फलाने फलाने के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए कथित विक्रय मूल्य पर बेचने की साजिश रच ली। उन्होंने उस जमीन को बेचने की भी साजिश रच ली कि हम इसको क्या है, किसको बेचेंगे, जिसको बेचेंगे वो भी उनका ही बंदा है। और उसके आगे इस बिक्री को अंजाम देने के लिए संपत्ति को उनके पिता की स्व अर्जित संपत्ति के रूप में दिखाया गया, और यह दिखाया गया कि ये जो प्रॉपर्टी इनके फादर साहब की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी, लेकिन वो खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो खानदानी प्रॉपर्टी थी। एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई प्रॉपर्टी खानदानी होती है ना, और खानदानी प्रॉपर्टी को अगर बेचना है तो उसके अंदर जितने भी वारिस होते हैं उन सब से सहमति पत्र लेना होता है कि ये जो मेरे पापा जो जमीन बेच रहे हैं हम सब इसमें राजी हैं, हमको किसी से हमको इसमें आपत्ति नहीं है। ये सहमति पत्र परिवार देगा ना, जो वारिस होंगे, तब खानदानी जमीन बिकती है। अब परिवार वाले तो सहमति देंगे नहीं, इसलिए इन्होंने इसको क्या दिखा दिया, ये स्व अर्जित प्रॉपर्टी थी। अब खुद की कमाई हुई आदमी तो प्रॉपर्टी बेच ही सकता है। अब आगे तो राजस्व अभिलेखों में दर्ज वास्तविक स्थिति में विपरीत था। अब वो रिकॉर्ड में मैच नहीं हुआ, रिकॉर्ड तो बोल रहा है कि भाई खानदानी है, और ये कह रहे हैं कि खुद की कमाई हुई है। बिक्री बहुत कम कीमत पर की गई, जो मूल भूमि दर से काफी कम की थी, और यह पूरी तरह से झूठा दावा किया गया। उनके पिता ने सभी परिवार के सदस्यों और कानूनी वारिसों से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, सहमति पत्र प्राप्त कर लिए। विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया कि पारिवारिक भूमि की बिक्री के लिए किसी परिवार के सदस्य द्वारा कभी भी सहमति पत्र नहीं दिया है। अब जो जमीन ट्रांसफर हुई है ना, उसमें यह दिखा दिया कि खानदानी जमीन है, लेकिन पूरे परिवार ने सहमति दी है। लेकिन परिवार कह रहा है कि हमने तो कोई सहमति पत्र दिया ही नहीं है, हमारे जो साइन किए गए होंगे किसी लेटर के ऊपर वो झूठे ही किए होंगे, और वो पकड़े गए हैं साइन। आगे दिखाता हूं, पकड़े गए हैं। तभी मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी साजिश थी किसी की जमीन हड़पने के लिए। कैसे उसको किसी संबंध में ले गए, संबंध में लाने के बाद उसको विश्वास में ले गए, विश्वास के बाद फिर उसके अकाउंट में अपने आप को नॉमिनी बनाया, फिर उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की पूरी साजिश रची। इतना बड़ा खेल देखो। अब उन्हें अपने पिता की मृत्यु की सूचना सोशल मीडिया से मिली। इन लड़की की फादर साहब की डेथ हो गई, और डेथ हुई और उसके बारे में इनको सोशल मीडिया से पता चला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु शिमला के कुफरी स्थित होटल, किसी होटल में उनकी डेथ हुई, और उस होटल का जो स्वामी था, जो मालिक था, वो प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामी में ओनरशिप में था। जिस होटल में डेथ हुई है वो किसके पास में था, एक एक्यूज के पास में। एक्यूज नंबर 1 का वो होटल है, और उसमें उसकी डेथ मिली है, जो कि एक सस्पेक्टेड डेथ थी। उन्होंने विवरण जानने की प्रतिवादी संख्या 3 उन महिला से संपर्क करने का प्रयास किया, उस महिला से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। उनके पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक भूमि और घर पर उसने कब्जा कर लिया। जिसके होटल में डेथ हुई थी उसी ने घर और जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। वह अपने निजी सामान, महत्व, दस्तावेज और आभूषण भी वापस नहीं ले पाई। यानी कि इस कदर कब्जा कर लिया कि घर के अंदर जो उनका जरूरी सामान था वो भी नहीं ले पाई। और 2022 को प्रतिवादी संख्या 2 ने यूको बैंक में संपर्क किया और अपने पिता के बचत खाते को बंद करवाकर 5,74,000 रुपए उसने जो थे खाते में ट्रांसफर करवा ली। तो इन्होंने जब अपने बैंक में पता किया तो बैंक से जो टोटल पैसा निकला था 5,74,000, लेकिन पैसा तो बहुत सारा था, वो पैसा कहाँ गया। अब देखो, अपने पिता बैंक का जांच और देखभाल संबंध में रह गई, और उन्हें 2 विक्रय दस्तावेज 1 रुपया उनके पिता द्वारा संचालित किसी बैंक खाते में जमा नहीं हुआ। यानी कि जो जमीन उसने बेची थी वो पैसा बैंक खाते में नहीं मिला। तो पैसा गया कहाँ पे, वो पैसा देखो कहाँ गया पे। प्रतिवादी संख्या 2 ने धोखाधड़ी से 1,23,74,526 रुपए की राशि, जिस पर अपील करता शिकायत करता है परिवार का हक था, यूको बैंक विधानसभा में अपने खाते में उसने ट्रांसफर करवा लिया। वो लोग तो नॉमिनी थे,
वो लोग तो पहले से ही नॉमिनी बने हुए थे, एक ऐसे इंसान की जिनको ये पता था कि शायद ये पता नहीं कितने दिन का मेहमान है। अब उनकी डेथ यहाँ पे सस्पेक्टेड दिखाई गई है, अब पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा, और उसका पैसा भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, उसकी ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया। ये था मोटा मोटी केस। और फिर इन मैडम ने क्या किया, ऊपर जो मैंने धाराएं बताई थी इनके तहत में मुकदमा दर्ज करवा दिया और हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को रद्द कर दिया। यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि केस चल क्या रहा है, मोटा मोटा केस आपको समझ में आ गया होगा। जब ये अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात पकड़ ली कि यार ये बात सही थी, और हाई कोर्ट ने इस बात को क्या किया था, इग्नोर किया था, या फिर नहीं देख पाई थी, या फिर देखने में गलती की थी। क्या चीजें, देखो सिर्फ एक चीज से पूरा केस ही बदल गया। ये है मुख्य चीजें। एफएसएल रिपोर्ट आई, और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जो आपके साथ रिकॉर्ड पर रखी गई, जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 को अपीलकर्ता शिकायत करता है पिता के नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करने वाले दस्तावेज, और अपीलकर्ता शिकायत करता है माता के बैंक खाते को बंद करने से संबंधित दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षर पाए गए। एफएसएल रिपोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी, जो ये साइन है ना, ये जाली हस्ताक्षर है। इसके बाद में रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया कि अपीलकर्ता शिकायत करता है पिता की स्वीकृत नमूने हस्ताक्षर प्रसंगत हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। भाई जो शिकायत करता है पिता है ना, उसके साइन भी मैच नहीं करते, यानी कि अगर उसने कोई जमीन ट्रांसफर की है, बेची है, उसके साइन भी मैच नहीं खाते हैं। ये एफएसएल रिपोर्ट बता रही है। और जांच में विक्रय विलेखों में उल्लिखित भूमि दरों और सरकार द्वारा अधिसूचित सर्किल दरों के बीच एक स्पष्ट विसंगति का भी पता चलता है। सरकार के जो रूल हैं और जमीन के जो भी उसका ये था, रेडियंस था, उसके बीच में भी क्या मिलता है जी, गड़बड़ मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया, भाई अगर साइन में गड़बड़ है ना, अब जमीन ट्रांसफर से रिलेटेड साइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई सेल डीड बनी है उसमें भी साइन चलेंगे, अब सहमति पत्र बने हैं उसमें भी साइन चलेंगे। तो अगर वो डॉक्यूमेंट ही झूठे हैं, मतलब वो लेन देन झूठा था। अब इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने समझ गया कि ये मामला पूरा गड़बड़ है, और इस गड़बड़ के तहत में हाई कोर्ट का जो आदेश था वो रद्द कर दिया, और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए कि हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से दायर आपराधिक अपील संख्या विशिष्ट कथनों के अनुसार में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवादित दस्तावेज पर हस्ताक्षर नकली मुहर है, नकली साइन है, यानी प्रतिवादी संख्या 4 अपील करता है पिता के हस्ताक्षर नहीं है, और इस प्रकार जांच से विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिन दस्तावेज के आधार पर संपत्ति अभियुक्तों के पक्ष में ट्रांसफर की गई थी, उन पर अपील करता शिकायत करता है पिता के जाली हस्ताक्षर थे। वो दिख रहे हैं, जाली साइन थे, यानी कि जिन साइन के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो साइन ही नकली है। इतना प्रोपगंडा रचा गया। एक सीनियर सिटीजन को पहले उस जाल में फंसाया गया, एक महिला से मिलवाया गया, उस महिला ने फिर 2 लोगों से और मिलवाया, उनको फिर उसके अकाउंट में नॉमिनी बनाया। शायद पूरा प्रोपगंडा ये था कि हम इनको अकाउंट में पैसा भी डाल देंगे, और जब ये मर जाएंगे तो पैसा नॉमिनी निकाल के खा जाएगा, पैसा भी उनका, जमीन भी उनकी, कब्जा भी उनका। और फिर जब इनकी, देखो कितनी बड़ी बात होती है, खासकर एक लड़की के लिए। अब एक लड़की ने यहाँ पे, एक लड़की ने केस किया है सिर्फ अपनी खानदानी ज़मीन को बचाने के लिए। वही उनकी पिता की शायद एक सस्पेक्टेड डेथ थी, और जिसकी डेथ के बारे में भी उनको सोशल मीडिया में पता चला है। ये बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए, क्योंकि ऐसा काम लड़का होता, और जो खासकर बाहर काम कर रहा होता, जैसे हिमाचल का केस है, दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो भी ये सोचते हैं कि यार जो हो गया सो हो गया, अब क्यों ना मैं मेरी लाइफ दिल्ली में ही चलाऊं। वो लोग बहुत बड़े पावरफुल हैं, या उन्होंने जब इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तो क्या पता कल को मेरे को मारने का भी षड्यंत्र रच दें। ये एक लड़का भी सोच सकता है, लेकिन एक लड़की के होने के नाते उन्होंने इतना बड़ा केस लड़ा, वो भी बिना डर के, और जीत भी हुई। ये बहुत अच्छी मेरे को बात लगी है, खासकर उस पिता के लिए जिनकी पिता की डेथ भी उनको सोशल मीडिया पे पता चला, यानी कि इतनी बोलचाल बंद थी परिवार के साथ में, उसके बावजूद भी। हम यह भी पाते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा उद्धृत फलाने निर्णय का वर्तमान मामले को तथ्य पर रिलेवेंट है और नहीं लागू होते हैं, चूंकि लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए दस्तावेज की जालसाजी और धोखाधड़ी में कोई निष्कर्ष दर्ज करना समय से पहले। ऐसी परिस्थितियों में धारा 482 यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अभियुक्त और अभियोजन को रिलेवेंट चरण में ही नहीं रोका जा सकता, यानी कि इसको रद्द नहीं करना चाहिए था हाईकोर्ट को। और फिर अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि उनके पिता और माता के बैंक खातों की जमा राशि आरोपियों ने फर्जी तरीके से नामांकित व्यक्ति बनकर हड़प लिया है। उनके पैसे को भी उन्होंने क्या किया, नॉमिनी बन के हड़प लिया है। आरोप पत्र से धोखाधड़ी और आपराधिक गबन का अपराध घटित करते हैं। अतः हमारा दृढ़ मत है कि एफआईआर में उल्लेखित आरोप और जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित सामग्री आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं।
जो भी उन्होंने आरोप के लगाए गए हैं वो सब क्या है, पर्याप्त हैं। जो भी एविडेंस दिए गए हैं किसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, एक्यूज के खिलाफ में। जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है, आयु को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच पूरी करे और उनका परिणाम संबंधित न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी दाखिल करें। यदि सीआरपीसी की धारा 173(2) क्या होता है, चार्जशीट, ठीक है, और बीएनएसएस में 193(3) के तहत रिपोर्ट पहले ही दाखिल हो चुकी है, तो निचली अदालत क्या करेगी, विधिवत कार्रवाई करेगी। यानी कि जो हाई कोर्ट ने आदेश एफआईआर को जो क्वेश्चन किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को क्वेश्चन कर दिया कि नहीं जी, आयु क्या करेगा, आयु चार्जशीट दाखिल करेगा, और आयु चार्जशीट दाखिल कर चुका है तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। किन मुकदमों के तहत में, मुकदमे जो हम आपको ऊपर दिखा चुके हैं। ये 17 मार्च 2026 का जजमेंट है। मैं आपको केस भी दिखा देता हूँ। ये केस है 17 मार्च 2026 का, भारत के सुप्रीम कोर्ट का केस है। जिसको केस पढ़ना पढ़ लेना, पूरा केस बहुत अच्छा है। मैं आपको ऑलमोस्ट केस पूरा बता भी चुका हूँ क्योंकि केस छोटा ही था। सिर्फ 2-3 पहरे मैंने आपको नहीं बताए जो कि थोड़ा पर्सनली थे, बाकी आपके हर एक काम की चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। 420 बेईमानी के लिए, 467 जो होता है वो फोर्जरी के लिए होता है, 465, 467, 468 भी जो होता है किसी को धोखा देने के लिए फोर्जरी के लिए होता है, 471 फोर्जरी का यूज करने के लिए होता है, 120 भी जो होता है ये षड्यंत्र के लिए होता है। अब आप समझ गए होगे कैसे षड्यंत्र अच्छा है। तो जिसकी ज़मीन है ना भाई, वही ज़मीन का मालिक जो है कहलाया, लेकिन जो कब्जाधारी था, जिसने धोखे से ज़मीन हड़पी थी, अब उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और एक चीज़ चलो समझ ही गए होंगे आप। उम्मीद करूँगा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।